नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सिंह। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। ये एनसीईआरटी बुक 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कवर कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। द्वितीय ध्रुवीयता का अंत हमने पहले चैप्टर में कवर करा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में बट गई थी, जिसे द्वितीय ध्रुवीयता का नाम दिया गया था। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस द्वितीय ध्रुवीयता का अंत कैसे हो, मतलब कि जो दो गुट बने थे, जो अमेरिका और सोवियत संघ के, वो उसमें से एक गुट यहाँ पर खत्म हो गया था। और वो कौन सा गुट खत्म हुआ था वो देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। द्वितीय ध्रुवीयता के अंत की जो शुरुआत बोली जाती है वो ऐसा बोला जाता है कि बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ। तो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ है? इसकी शुरुआत हुई है बर्लिन के दीवार के गिरने के साथ। याद रखना, अंत नहीं है, उसकी शुरुआत होती है। और ये बर्लिन की दीवार क्या है? तो बर्लिन की दीवार ये है कि जो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। पूंजीवादी दुनिया कौन सी है? अमेरिका वाली, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, याद रखना, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। और जबकि साम्यवादी दुनिया कौन सी है? साम्यवादी दुनिया है जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये जो बर्लिन की दीवार थी, बर्लिन की दीवार बेसिकली जर्मनी में बनी थी। तो जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिससे कि दुनिया दो खेमों में बट गई थी। इधर वाली पूंजी दुनिया और दूसरी साइड वाली साम्यवादी दुनिया थी। ये जो दीवार थी 1961 में बनी थी। 150 किलोमीटर लंबी थी। 28 साल से भी ज्यादा ये दीवार खड़ी गई, लेकिन अंत में 8 नवंबर 1989 को इसको तोड़ा गया। और इसको तोड़ने के बाद में यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण होता है। और यहीं से बोला जाता है कि यहाँ से साम्यवादी जो खेमा था उसकी समाप्ति की शुरुआत हो गई थी बर्लिन की दीवार गिरने के साथ साथ ही। ये आप देख सकते हो, ये कुछ यहाँ पर पिक्स हैं। पहली पिक्स में आप देख रहे होंगे, ये बर्लिन की दीवार है, जो कि ये है। यहाँ पर आप ये दिख रही होगी आपको बर्लिन की दीवार। इस पिक में आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्लिन की दीवार को तोड़ने के लिए लोग वहां छेद कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली इस दीवार को गिरा दिया जाता है, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन, अपना आना जाना यहाँ पर कर सकें। फिर इसके बाद है रूसी क्रांति के बारे में, इसमें पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूसी क्रांति है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। किसके विरोध में हुई थी रूसी क्रांति? बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। और इस क्रांति का नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन जो कि वहां के नेता थे रूस के। किससे प्रेरित थी? मार्क्सवाद से प्रेरित थी। मार्क्सवाद के विचारों से प्रेरित थी। मार्क्सवाद के विचारों का मतलब है यहाँ पर कि मार्क्सवाद ये कहते थे कि अगर आप दुनिया में समानता को, आर्थिक समानता लाना चाहते हो, तो किसी जो प्राइवेट व्यक्ति है, जो निजी पर्सन है, उनके हाथ में निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म कर दो। सारी व्यवस्था का संचालन किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए। और ऐसा हुआ भी था सोवियत संघ में कि इस क्रांति के बाद में जो वहां पर सारी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया था। सब कुछ सरकार के हाथ में आ गया था। रूसी क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? रूसी क्रांति के परिणाम ये होते हैं कि रूस में वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। और इस क्रांति के बाद वहां पर सिर्फ एक पार्टी होती है, एक पार्टी का वहां पर शासन होता है, वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी। निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि मार्क्सवाद का सिद्धांत यही है कि निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। सब संपत्ति किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में। जो अर्थव्यवस्था है वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मतलब है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सारी अर्थव्यवस्था को राज्य नियंत्रित करता है। राज्य ही फैसले लेगा कि कितना उत्पादन करना है, किस तरीके से उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, मार्केट में सप्लाई कितनी करनी है, उसके प्राइस करेंगे। यहाँ पर प्राइवेट व्यक्तियों का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर निजी व्यक्ति इसको संचालित नहीं करते, सब उसके होते हैं। सोवियत क्रांति के बाद ही सोवियत संघ अपना सामने निकल कर आता है। सोवियत क्रांति के रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ बनता है। और सोवियत संघ जो है ये 15 गणराज्यों को मिलाकर एक सोवियत संघ बना गया था। सोवियत संघ जिसे हम इसमें यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। इसको यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं सोवियत संघ को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ हमने पढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ पहले चैप्टर में हमने कवर करा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां बची थी, एक सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के हालात कैसे थे, कि क्या इसकी स्थिति थी, उसको एक बार देख लेते हैं। द्वितीय विश्व के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया। अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले कहीं बहुत ही ज्यादा
विकसित थी, बहुत अच्छी इसकी अर्थव्यवस्था थी। इसका संचार प्रणाली भी बहुत ज्यादा उन्नत थी। इसके पास बहुत अच्छे विशाल बड़े बड़े ऊर्जा संसाधन थे। ऊर्जा संसाधन जैसे कि तेल था, इसके पास लोहा था, इस्पात स्टील था, इसके पास मशीनरी उत्पादन भी था, इसके पास मशीनरी का उत्पादन भी करता था। इसकी यातायात सुविधा बहुत अच्छी थी। घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अच्छा था। घरेलू उपभोक्ता उपभोग का मतलब होता है यहाँ पिन से लेकर कारों तक सभी चीजों का उत्पादन वहां पर होता था। नागरिकों को बेसिक जो बुनियादी जो जरूरत होती, जो इंसान की बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड्स है ही है, इसके साथ भी और भी जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि शिक्षा है, बच्चों की देखभाल है, लोक कल्याण है, और स्वास्थ्य सुविधा है, ये सारी चीजें सोवियत संघ अपने नागरिकों को बहुत ही कम रेट पर मुहैया कराता था, मतलब बहुत ही रियायती रेटों पर दिया करता था। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। वहां पर जितने भी उत्पादन के साधन थे वहां पर उसका राज्य का स्वामित्व था। उत्पादन के साधन मतलब जो फैक्ट्रीज हैं, फर्म है, इंडस्ट्रीज होती थी, वहां प्राइवेट व्यक्तियों का कुछ नहीं होता था, प्राइवेट फैक्ट्री कुछ नहीं होती थी, निजी फैक्ट्री नहीं होती थी, सबके ऊपर राज्य का कंट्रोल होता था, स्टेट का कंट्रोल होता था। ये जो प्रणाली थी, इस प्रणाली को नाम दिया गया था सोवियत प्रणाली। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने के लिए आता है कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली उसको कहते हैं जहां पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी, उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा था, संचार प्रणाली उन्नत थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ बिल्कुल महाशक्ति के रूप में दिया गया। इसी को हम नाम दिया गया पूरा सोवियत प्रणाली का। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको कर लेना। अब सोवियत प्रणाली तो था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन साथ साथ में इसकी कुछ कमियां भी थी सोवियत प्रणाली की। वो कमियां क्या थी सोवियत प्रणाली पर? जैसे कि हमने पढ़ा था कि रूसी क्रांति के बाद वहां पर सिर्फ एक पार्टी का शासन था, और वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद क्या होता है कि जब एक ही पार्टी का शासन होता है तो वहां पर नौकरशाही का शिकंजा हो गया। नौकरशाही का शिकंजा का मतलब है कि जो बड़े बड़े अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपना शिकंजा यहाँ पर जमा लिया है। नागरिकों का जीवन यहाँ पर कठिन होता चला गया। लोगों को वहां पर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। लोकतंत्र मतलब कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनको वो बोलने की आजादी नहीं थी। अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की, या बोला जाए राइट टू स्पीच नहीं था उनको, उनको बोलने की आजादी नहीं थी। तो लोगों को आजादी थी नहीं बोलने की, तो अगर उन्हें कोई असहमति होती थी, सरकार का विरोध करना होता था, तो वो चुटकुला बनाकर या फिर कार्टून बनाकर अपने असहमति को सरकार के साथ व्यक्त करते थे। साथ ही साथ में एक जो इसकी सबसे बड़ी कमी रही कि इसने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में शामिल हो गया ये, और हथियारों में होड़ शामिल होने से इसने कहा कि सोवियत संघ के पास जितने भी संसाधन थे वो सब इसने हथियारों की होड़ में लगा दिया, और सोवियत संघ इससे पिछड़ गया और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। किन मामलों में पिछड़ गया वो? इससे सोवियत संघ बुनियादी ढांचों में पिछड़ गया। बुनियादी ढांचा उसका परिवहन कमजोर हो गया, खराब हो गया। ऊर्जा के मामलों में पश्चिमी देशों की तुलना में वो पिछड़ गया। अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया सोवियत संघ। उपभोक्ता वस्तुओं की वहां पर कमी होने लगी। उनका खाद्यान्न आयात उनका बढ़ता गया, मतलब उन्हें खाने की चीजें भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ गई उन्हें। और 1970 के दशक में आते आते ये व्यवस्था लड़खड़ा गई, बिल्कुल एकदम ठहर सी गई थी। मतलब कि अब लोगों को पता लगने लगा कि भैया इस अर्थव्यवस्था में कमियां हैं इसमें। इसके बाद इन सारी चीजों को जो हमने पीछे यहाँ पर देखा है, ये सारी जो कमियां यहाँ पर निकल के आई थी, इन कमियों को सुधारने के लिए वहां पर एक व्यक्ति निकल के सामने आते हैं, और उनका नाम था मिखाइल गोरबाचेव, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से ही था। मिखाइल गोरबाचेव वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं, उसमें रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि सोवियत संघ में सुधार आ जाए। तो एक इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ में कौन कौन से सुधार किए। एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी आता है। तो उसमें मिखाइल गोरबाचेव ने ये सारे निम्नलिखित सुधार करे थे। इनको देखते हैं कौन कौन सुधार करें। उन्होंने पुनर्रचना की नीति चलाई। पुनर्रचना जिसे पेरेस्ट्राइका बोला जाता है रशियन लैंग्वेज में। पुनर्रचना का मतलब था उन्होंने आर्थिक सुधार किए। और दूसरा था खुलेपन की नीति। खुलेपन की नीति मतलब ग्लासनोस्ट। और इसमें था राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार मतलब कि लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। लोकतंत्रीकरण की नीति उन्होंने चलाई। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी उन्होंने उस पर रोक लगाई, और अफगानिस्तान से अपनी सोवियत सेना को वापस बुलाया। ये सारे सुधार थे। लेकिन इन सारे सुधार करने के बाद भी मिखाइल गोरबाचेव थे वो असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? इसलिए असफल हो गए क्योंकि उन्होंने, उनकी खुद की पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि मिखाइल गोरबाचेव इन सुधारों को करें। वो कर क्या रहे थे कि जो पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन विशेष अधिकारों को उनसे छीन रहे थे। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया,
और साथ ही जनता का समर्थन उनसे चला गया। जनता का समर्थन क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि ये सुधार हो रहे थे, बहुत ही धीमी गति से हो रहे थे। तो इसका जो विश्वास था जनता को लगा कि अब तो भैया मिखाइल गोर्बाचेव आ गए, बहुत ही जल्दी सुधार हो जाएंगे, सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन जो व्यवस्था 70 साल एक पार्टी रही है, उसने जो बिगाड़ा है, उसका वो 5-6 सालों में कैसे सुधार सकते थे? कुछ सालों में वो तो नहीं हो सकता था एक साथ, उनको भी टाइम चाहिए था। तो जो सुधारों की गति रही थी वो बहुत धीमी रही थी, जिससे जनता उनसे निराश हो गई, तो उनका चला गया, वहां से इनका समर्थन चला गया जनता के पास से। प्लस सोवियत संघ का फिर होता क्या है कि विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी कि पहले तो सोवियत संघ में तख्ता पलट होता है, और ये तख्ता पलट को बढ़ावा कौन देता है? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही देते हैं। जो वहां की सरकार होती है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी लोग होते हैं, उसकी सरकार को गिरा देते हैं। लेकिन सोवियत संघ की जनता ने और बोरिस येल्त्सिन, जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया, तख्ता पलट का। और बोरिस येल्त्सिन, रूस में चुनाव होते हैं, बोरिस येल्त्सिन ने चुनावों में जीत मिलती है। इसके बाद बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ के केंद्रीकरण को मानने से मना कर दिया। हमने पहले पढ़ा था ना कि 15 गणराज्यों से मिलाकर एक रूस बना था, 15 गणराज्य। तो ये सोवियत संघ बना था 15 गणराज्यों को मिलाकर, तो 15 में से एक रूस था। तो रूस उसमें सबसे बड़ा राज्य था, रूस इसका सबसे बड़ा राज्य था। तो रूस ने क्या किया, बोरिस येल्त्सिन जब उसमें चुनाव जीते, तो उन्होंने सोवियत संघ को मानने से मना कर दिया, बोले कि अब वो सोवियत संघ के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही दिसंबर 1991 में 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में जो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से? रूस ने, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 1991 में 1991 में सोवियत संघ खत्म हो जाता है, और सोवियत संघ के खत्म होने के साथ ही द्विध्रुवीयता का भी अंत हो जाता है, यानी कि जो 2 गुट बने हुए थे, वो 2 गुट भी खत्म हो जाते हैं सोवियत संघ के विघटन से। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके रीजन देख लेते हैं। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। कैसे विघटन हुआ वो देख लेते हैं। इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई थी। क्यों कमजोर हो गई थी? हमने पढ़ा था एक ही पार्टी का शासन, फिर से वही देखो, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है। कितने सालों तक रहा है? 70 सालों तक, लगभग 70 सालों तक उनका ये शासन रहा है। 70 सालों तक सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। उपभोक्ता वस्तु की कमी हुई थी क्योंकि इसने सारे संसाधन किस पर लगा दिए? हथियारों की होड़ पर लगा दिए। साथ ही इसने, हाँ ये नेक्स्ट रीजन, परमाणु हथियार बनाने पर इसने ज्यादा ध्यान दिया, सेना के साजो सामान बनाने पर इसने ज्यादा ध्यान दिया था। इस वजह, ये भी एक इसका कारण रहा था विघटन का। नेक्स्ट है इसमें पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर भी इसने संसाधन खर्च करे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या कवर करा था, हमने पढ़ा था कि जो महाशक्तियां होती थी, ये जो अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियां थी, ये छोटे छोटे देशों को अपने खेमे के साथ मिलाने के लिए प्रयास करती थी, अपने खेमों में मिलाती थी। तो इन्हें क्या करना पड़ता था, फिर इन छोटे देशों के विकास पर भी संसाधन खर्च करते थे। और ये विकास पर संसाधन खर्च करते थे ताकि ये उनके नियंत्रण में बने रहे। ऐसे तो कोई इनके नियंत्रण में नहीं बना रहेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इससे भी इसका सोवियत संघ को ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट वहां करना पड़ा, संसाधन वहां लगाने पड़े, और वो अपनी खुद बेसिक सुविधाएं थी, जो बुनियादी सुविधाएं, उन पर अपने ध्यान नहीं दे पाए। प्लस पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता को पता लग गया। अभी तक क्या था कि सोवियत संघ की जनता और सोवियत संघ की जो सरकार थी, वो अपनी जनता के, अपने लोगों से ये बोलती थी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है सबसे बेहतरीन है, सबसे उन्नत है। लेकिन पश्चिमी देशों के विकास के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता था, क्या वहां पर विकास चल रहा है, किस तरह की सुविधा मिल रही है। लेकिन अब पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता को पता चला। तो इससे जो सोवियत संघ की जनता थी, उसको राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा धक्का सा लगा। वहां पर थोड़े वो लोग असहाय से हो गए कि यार अब तक हमसे झूठ बोला गया था, टूट से गए थे वो। 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा था, जिससे वहां पर की भ्रष्टाचार बढ़ गया था। प्लस पार्टी के अधिकारियों को वहां पर विशेष अधिकार मिले हुए थे। इन विशेष अधिकार मिलने से क्या होता था कि जो जनता और अधिकारियों के बीच के अंतर था, जो खाई थी, वो और बढ़ गई। जो जनता थी वो सीधे इन लोगों से नहीं मिल पाती थी, अधिकारियों से। गोरबाचेव के सुधारों का कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। गोरबाचेव के जो सुधारों की गति थी वो बहुत ही सीमित थी, जिससे जनता का समर्थन यहाँ पर चला गया। एक जो इसमें मेन घटना रही है कि सोवियत संघ के जो बाल्टिक गणराज्य है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, इन राज्यों में क्या होगी कि यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना जागने लगी। और जब राष्ट्रवादी भावना जागृत हो जाती है, तो फिर वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, फिर वो अपना वहां से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इन राज्यों ने, इन राज्य के लोगों ने अब यहाँ से राष्ट्रवादी भावना जागृत होने के बाद इन्होंने ठान लिया कि अब इन्हें सोवियत संघ के अलग होना है।
एक ये भी रीजन यहाँ पर आता कि इन राज्यों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होने लगी थी, और यही एक परिणाम रहा कि सोवियत संघ के अंत के बाद ये नए नए देश निकल के सामने यहाँ पर आए थे, 15 राज्य निकल के सामने आए थे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सोवियत संघ के परिणाम क्या परिणाम रहे थे। तो सोवियत संघ के परिणाम क्या रहे, एक तो शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, शीत युद्ध की शुरुआत हुई है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है। और किस किस के बीच में था ये, सोवियत संघ के बीच में था और अमेरिका के बीच में था। जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो फिर शीत युद्ध की बात का, फिर शीत युद्ध भी खत्म हो गया। अब दो ध्रुवीय तो खत्म हो गया सोवियत संघ के विघटन के साथ, लेकिन अब इसकी शुरुआत क्या हो गई, एक ध्रुवीय विश्व के साथ। मतलब कि अब सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति बचती है, और वो महाशक्ति है अमेरिका। यानी कि पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। अब अमेरिका यहाँ पर अपनी चलाएगा। इसको हम थर्ड चैप्टर में डील करेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम करा और किस तरह से इसकी पावर बढ़ने लगी थी। प्लस हथियारों की होड़ जो शुरू हुई थी वो खत्म हो गई। सोवियत संघ के अंत के देश अंत होने से 15 नए देश निकल के सामने आए, जो कि 15 गणराज्यों से सोवियत संघ मिलकर बना था, वो स्वतंत्र हो गए। इस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना, क्योंकि रूस ही सबसे बड़ा राज्य था इन 15 गणराज्यों में। इसका उत्तराधिकारी रूस बनता है। और साथ ही साथ में इस सोवियत संघ के विघटन से यह साबित हो गया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था से, और लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात मतलब क्या होता है, चोट करना। तो पहले तो चोट पहुंचा दो, चोट पहुंचा के उसको फिर उपचार करो, उसको मल्लम पट्टी कर दो, दवाई करवा दो उसकी। तो शॉक थेरेपी का मतलब भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। देखते हैं ये चोट किसको पहुंची थी और उपचार उसका क्या हुआ, किसने क्या उपचार करा था। तो सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक मॉडल सुनाया गया, एक सुझाया गया। वो था साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर। इनमें तो साम्यवाद चलता था इन देशों में। अब साम्यवादी व्यवस्था तो खत्म हो गई, तो अब साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करके पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। पूंजीवाद की ओर कैसे जाएंगे, मतलब कि जो हर चीज जो सरकार के अंडर में जो सरकारी चीज थी, अब उसका निजीकरण करना, मतलब कि उसे निजी व्यक्तियों के हाथों में बेच देना है। अब इसमें चोट क्या हुई और उपचार क्या हुआ। तो चोट तो ये होगी कि उनको आपने बेच दिया, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। उपचार क्या हुआ, उपचार ये हो गया कि भाई अब निजी हाथों में चला गया वो, तो उनकी देखभाल अच्छी होगी, उनकी फिर से अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। तो शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल था, किसने डिजाइन किया था, विश्व बैंक ने डिजाइन किया था। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को, जिसे हम IMF के नाम से भी जानते हैं, इसने ये डिजाइन किया था। इसमें क्या था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, ये मॉडल था, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। इसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं ये थी कि जो मिल्कियत का प्रमुख में सब संपत्ति होती है, संपत्ति को मिल्कियत बोलते हैं। जो संपत्ति का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, निजी स्वामित्व होगा। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट लोगों की ये संपत्ति होगी। राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया था। सामूहिक फर्म की जगह यहाँ पर निजी फर्म आ गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं का आपसी परिवर्तन किया गया। साथ ही पश्चिमी देशों से आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव यहाँ पर किया गया। ये था शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम तो थोड़े बहुत ही भयंकर निकल के सामने आए थे। और वो परिणाम क्या थे कि इससे पूरे जो औद्योगिक ढांचा था रूस का वो खत्म हो गया, एक तरह से चरमरा गया। क्यों, क्योंकि सभी चीजों को, उद्योगों को, जितने भी सरकारी उद्योग थे, फैक्ट्री, जो संपत्ति थी, सबको एक साथ, जबकि क्या कर दिया, निजी हाथों में बेच दिया। और निजी हाथों में बेच दिया था, बिल्कुल भी इसको कम रेट करके बेचा गया था। जो रूसी मुद्रा थी, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पूरी व्यवस्था जो नष्ट थी, जो मतलब सोवियत संघ ने जो लोगों को बुनियादी चीजें दे रखी थी, फ्री में शिक्षा सुविधा दे रखी थी, स्वास्थ्य सुविधा दे रखी थी, वो सब खत्म हो गया। कल्याणकारी जो उसने स्कीम चला रखी थी अपने राज्य के लोगों के लिए, वो सब खत्म हो गया था। प्लस औद्योगिक ढांचा जब इसका निजीकरण किया गया था, जब इसको उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया, कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया, तो उनको कम रेट में बेचा गया था, औने पौने दामों में बेच दिया गया इसको, बहुत ही कम रेट में। और इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैरत सेल के नाम से जाना गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैरत सेल क्या है, किसे कहते हैं। तो इतिहास की गैरत सेल मतलब कि जब शॉक थेरेपी के बाद सोवियत संघ की जो रूस था उसके उद्योगों को निजी हाथों में कम दामों में बेच दिया गया, इसी को गैरत सेल कहा गया। गैराज मतलब कि जहां पर चीजें के कौड़ियों के भाव बेच दी जाती है,
उसको कहते हैं गेरासेन। मतलब आर्थिक विषमता लोगों के बीच में बढ़ गई। अब जिसके पास पैसा था वो तो ठीक है, नहीं लोगों पे खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। रूसी मुद्रा रूबल बताते हैं, रूबल में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई थी कि लोगों को ब्रेड खाने के लिए भी बैग भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। तो जिसके पास पैसा था वो तो अपना कैसे भी करके सरवाइव कर गया, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था वो तो गरीब हो गया, मतलब गरीब गरीब हो गया यहाँ पर बहुत ज्यादा, और भी गरीब हो गया। तो इससे आर्थिक विषमता बढ़ गई थी, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग सामने निकल कर आया, और कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिली, जिससे कि जो राष्ट्रपति था वो सत्तावादी यहाँ पर हो गया था। अब एक जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के में किस तरह के रिलेशन थे। इसमें रिलेशन कैसे थे? पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे रहे थे, खासकर रूस के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं भारत के। दोनों का अपना बहुध्रुवीय विश्व रहा है। दोनों देश अपने सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को अपना बातचीत करके सुलझाना और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस ने एक 80 द्विपक्षीय समझौते करे थे। 80 द्विपक्षीय समझौते, इसको याद बहुत मायने रखते हैं 80। और भारत रूस से हथियारों की खरीद भी करता है। आज के टाइम भारत सबसे बड़ा खरीदार है हथियारों का, और रूस से तेल आयात करता है। ये संबंध के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिएगा। और संबंध इसमें कैसे हैं, भारत और सोवियत संघ के देखते हैं। आर्थिक संबंध यहाँ की बात की जाए, आर्थिक संबंधों की, तो भारत ने सोवियत संघ ने भारत की बहुत ज्यादा मदद करी थी। एक ऐसे टाइम उसने मदद करी है कि जिस टाइम भारत की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जैसे कि जो भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है उसने मदद की, किसी से मदद नहीं करते थे। सोवियत संघ ने भिलाई में, बोकारो, विशाखापट्टनम में स्टील के कारखाने लगाए, और साथ ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनों को इन्होंने आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। भारत ने जब भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी हमारे पास व्यापार करने के लिए, तब सोवियत संघ ने रुपए के माध्यम से, जो हमारी भारत की करेंसी है उसके माध्यम से ही यहाँ पर व्यापार किया। राजनीतिक किस तरह के राजनीतिक संबंध कैसे हैं हमारे इसके सोवियत संघ के साथ में, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया है। और सोवियत संघ ने जैसे खासकर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस दौरान इसने सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। सांस्कृतिक संबंध कैसे रहे, तो सोवियत संघ में हिंदी फिल्में और जो भारतीय संस्कृति है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। भारतीय लेखकों को और कलाकारों को वहां पर यात्रा इजीली करते रहते हैं, उनकी यात्रा होती रहती है। सैन्य संबंध भी इनके अच्छे हैं। तो भारत ने ऐसे वक्त में हमारे साजो सामान दिए थे जब कोई देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे 1971 में भारत सोवियत संघ ने भारत को व्यापार उसने हथियार अपने सप्लाई करे थे, और आज भी सप्लाई करता है। आज भी हम सोवियत संघ के अपने रूस के साथ अपने हथियार लेते हैं। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे कि भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार करे। मतलब कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए भारत और सोवियत संघ के बीच में, ऐसे एग्रीमेंट करे बस सोवियत संघ ने कि सैन्य समझौते कि दोनों मिलके उपकरण तैयार करेंगे, और साथ ही साथ में ये दोनों देश मिलके अब सैन्य अभ्यास भी करते हैं, अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक दे रहा हूँ नोट्स डाउनलोड करने के लिए। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल एक डाउनलोड होकर आएगी। आप इन नोट्स को वहां से भी पढ़ सकते हैं बाद के लिए, या फिर वीडियो देख के भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में इस जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी ऑन कर लें, जिसको आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।